हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो यहाँ पर यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि इसकी वजह है रूस और यूक्रेन का वॉर। क्योंकि देखा जाए तो 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और वहाँ पर तबाही शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में जो यूरोप के जो बाकी के देश थे उन्होंने यहाँ पर रूस के ऊपर धड़ाधड़ सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। और इतने सैंक्शंस लगा दिए कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बैन हो गई। बहुत सारी 1200 से भी ज़्यादा कंपनियाँ वहाँ से पुल आउट हो गई, जिसकी वजह से अब रशिया की हालत को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तबाह हो जाएगा रशिया पूरी तरह से। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही है। जहाँ पर ये देश रूस को तबाह करने के लिए सैंक्शंस लगा रहे थे दनादन, और इन्हीं सैंक्शन की वजह से अब ये देश तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। और इसकी शुरुआत प्राग से हो चुकी है, जहाँ पर 70,000 से भी ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ और नेटो के खिलाफ। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूरोप के द्वारा रशिया के ऊपर, वो क्यों काम नहीं कर गए और ये उसका उल्टा क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि ये मामला क्या चल रहा है और इससे पूरे यूरोप में केओस यानी कि गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। तो शुरुआत होती है 2014 से, जब क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा है उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में युद्ध शुरू हो गया। डॉनबास इलाके में मेनली दो जगह आते हैं, लुहांस और गुदोनेत्स। हालांकि देखा जाए तो 2014 के बाद से डॉनबास इलाके में गुरिल्ला वॉरफेयर चालू हो गई थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर छुप छुप कर हमला कर रही थी। एक तरफ थी यूक्रेन की सेना और दूसरी तरफ थी रूस के द्वारा समर्थित डोनबास के सेपरेटिस्ट, जो उसके लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। और इसके बाद इसी साल 21 फरवरी को रूस ने डोनबास के दोनेत्स्क और लुहांस को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। और उसके 3 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को रूस ने ऑफिशियली यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें और दूसरी चीज़ों से हमला करके बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर यह कहते हुए बहुत तगड़े प्रतिबंध लगा दिए कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और जब रूस की जनता को ऐसा लगेगा कि रूस में सब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, तो तब रूस की जनता रूस की सरकार के खिलाफ ना सिर्फ सड़कों पर आएगी, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस्तीफा भी मांगेगी और बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा रशिया में। और इन सैंक्शंस को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उनमें से ये बताया गया है कि किस किस तरह से सैंक्शंस रूस की इकोनॉमी को हर्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं किस किस देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं। ज़्यादातर इसमें जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके और बहुत सारे जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों ने भी रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। बाकी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में कोई दूसरे देश ने अभी तक रशिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई सैंक्शंस नहीं लगाया है। और रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि रशिया की जो फाइनेंशियल रिजर्व है उसके आधा को जो है फ्रीज ही कर दिया गया है, जो भी डॉलर्स में होती थी। और इसके अलावा जो कंट्री के जो बैंक है, रशिया के जो बैंक है, उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया, यानी कि वो इंटरनेशनल पेमेंट डॉलर में किसी के साथ नहीं कर सकता। प्रोहिबिटिंग शिप्स एंड प्लेन्स फ्रॉम एंटरिंग देयर पोर्ट्स एंड एयरपेस। इसके अलावा जो रशिया की जो शिप और प्लेन है वो इनके एयर स्पेस में नहीं जा सकते और ना इनके पोर्ट पर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देशों ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिससे कि उसको रशिया को कोई टेक्नोलॉजी ही ना मिल पाए, जैसे कि जो चिप्स वगैरह होती हैं और दूसरे कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, इसके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया। और इसके अलावा एम्बार्गो लगा दिया गया रशिया के कोल और ऑयल पर। और इसी को देखते हुए लगभग 1200 से भी ज़्यादा कंपनीज़ ने अपना जो रशिया का जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नामचीन कंपनियां भी थी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, आइकिया, वीज़ा और मास्टरकार्ड, वो वहाँ से विड्रॉ कर गई और रशिया को छोड़ दिया जियोपार्डी में। लेकिन जिस मकसद के साथ रूस पर सैंक्शंस लगाए गए थे कि हम रूस को बर्बाद कर देंगे और वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और रूस की जनता मजबूर होकर रूस की सरकार के खिलाफ खड़ी होगी और रूस में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आ जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। जहाँ पर ये देश रूस पर सैंक्शंस लगाकर रूस को बर्बाद करने की सोच रहे थे, तो वहीं अब यही देश अपने यहाँ पर इकोनॉमी में स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो रूस की इकोनॉमी पर कुछ इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूस की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, जिससे के लिए रूस पर सैंक्शंस लगाए गए थे। और अगर हम देखें तो रूस की मुद्रा को तो आप देखोगे इसमें पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर $1 61 रूबल में चल रहा है, यानी कि जिसकी कीमत पहले ज़्यादा होती थी वो अब कम हो गई है, यानी कि अब यहाँ पर जो रूबल है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। और इसके अलावा जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था तो बहुत सारे देशों ने जब सैंक्शंस लगाए थे, तो रूस की जो मुद्रा है रूबल, वो 140
टच कर गई थी, यानी कि $1 140 रूबल के बराबर था, इतनी ज़्यादा गिर गई थी। लेकिन जब उसके बाद जब हिट बैक किया रशिया ने और कहा कि भाई अब जो है ना, अगर आपको तेल चाहिए तो हमें रूबल में पेमेंट करनी पड़ेगी, इस वजह से रूबल की मांग बढ़ गई। और जब मांग किसी चीज़ की बढ़ जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और इसी मामले में रशिया के साथ भी ऐसा हुआ। यहाँ पर रूबल की वैल्यू बढ़ गई और अब देख सकते हैं जहाँ पर इसकी कीमत पहले 140 रूबल थी $1 की, तो वहीं अब यहाँ पर आ गई है 61 रूबल पर डॉलर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूत किया है उसने। और अगर हम रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट की बात करें तो इस बार रूस का जो एनर्जी एक्सपोर्ट है वो पिछले साल की तुलना में 38% बढ़ा है, यानी कि रूस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और रूस इसके ज़रिए इस साल 337 बिलियन US डॉलर आसानी से कमा लेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 38% राइज इन एनर्जी एक्सपोर्ट इस साल बहुत ही बड़ा राइज है ये, और इतना ज़्यादा बड़ा राइज इसने किसी ने भी नहीं सोचा था। और अगर मैं बात करूँ कौन कौन से देश रूस से अभी भी एनर्जी को इंपोर्ट कर रहे थे, उनमें वो देश बहुत ज़्यादा शामिल है जिन्होंने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे कि जर्मनी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ना सिर्फ फ्यूल बल्कि पाइपलाइन गैस भी इंपोर्ट करता है। इटली है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, फ्रांस है, बल्गेरिया, बेल्जियम, ग्रीस, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रिया, रोमेनिया, यूके, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने रशिया पर तो सैंक्शंस लगा दिए लेकिन उनकी ऑयल इंडस्ट्री पर नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी उनसे बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल ख़रीद रहे हैं, गैस ख़रीद रहे हैं, कोल ख़रीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं ये। और अगर मैं इन सब देशों की कलेक्टिव वैल्यू निकालूँ और देखूं कि शुरू के जो 100 दिन थे, युद्ध के शुरू के 100 दिन, उसमें इन्होंने कितना इंपोर्ट किया, तो इन्होंने लगभग 97 बिलियन US डॉलर जो है का इंपोर्ट किया है रशिया से, यानी कि पर डे अगर देखा जाए तो 1 बिलियन US डॉलर। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1 बिलियन US डॉलर एक दिन में ख़रीद रहे हैं ये। और अगर देखा जाए तो अगर यूरोपियन यूनियन के पास सैंक्शन सबसे बड़ा हथियार है, तो अब रशिया के पास भी इनका सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, और वो है एनर्जी। और आप इस मामले में खुद ही देख सकते हैं कि जो रशिया का जो एनर्जी है वो एक हथियार बन चुका है। रशिया इज़ यूजिंग गैस एज वेपन ऑफ वॉर, सेज फ्रेंच इकोनॉमी मिनिस्टर एज गैसप्रॉम सस्पेंड डिलीवरी। यहाँ पर जो गैसप्रॉम है ये सबसे बड़ी गैस कंपनी है रशिया की, और ये अक्सर यहाँ पर ये बोलकर सप्लाई काट देती है यूरोप की कि भाई हमें मेंटेनेंस करनी है, और यहाँ पर जो सैंक्शंस लगे हुए उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसकी वजह से जो सप्लाई है गैस की वो हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। और इसी वजह से कभी 3 दिन के लिए काट देता है, तो कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस काटी है गैसप्रॉम कंपनी ने। दरअसल जो गैस मिलती है ना पूरे यूरोप को, वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ज़रिए मिलती है। और दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास से नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ज़रिए रूस गैस पाइपलाइन डायरेक्टली जर्मनी जाती है, और उसके बाद जर्मनी से ये गैस बहुत सारे दूसरे यूरोपियन देशों को जाती है। क्योंकि देखा जाए तो रूस पर अभी भी यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, और यूरोप के लिए रूस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इसीलिए तो यूरोप ने रूस की सभी चीज़ों पर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन एक बार भी रूस की एनर्जी सेक्टर पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए। क्योंकि देखा जाए तो यूरोप ने अगर रूस से गैस या फ्यूल लेना बंद कर दिया तो यूरोप की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। जो यूरोप रूस को तबाह करना चाहता था, एनर्जी पर सैंक्शन लगाने के बाद यूरोप खुद तबाह हो जाएगा। रूस और एक्चुअली तबाह होना शुरू भी हो गया है। आप देख सकते हैं कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो तब से ही यूरोप में जहाँ जहाँ यूरो मुद्रा चलती है और जहाँ नहीं भी चलती है ना, वहाँ पर महंगाई स्काई रॉकेट हो गई है, और एक बहुत ही बड़ा जंप लेते हुए 9.1% पर आ गई है। अभी भारत की कितनी चल रही है? 8% से कम चल रही है, और फिर भी इतना हल्ला हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो सोचिए आप 9% से भी ज़्यादा वहाँ चल रही है तो कितना होगा, और वो भी एक विकसित देश में जो काफ़ी ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे यूरोपीय देशों की महंगाई दर तो डबल डिजिट में आ गई है, यानी कि जो 10% से भी ज़्यादा चल रही है। और लिथुआनिया देश तो ऐसा है कि वहाँ से 20% से भी ज़्यादा महंगाई दर चल रही है, और इसका कारण रूस पर लगे सैंक्शन से एनर्जी की सप्लाई में अनसर्टेनिटी आ जाना, और फिर इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाना। क्योंकि देखा जाए तो रूस यूरोप को डायरेक्ट एनर्जी की सप्लाई देता जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए देता है, और इस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है, और रूस से लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट से रूस सस्ते में भी दे देता है अपने फ्यूल को। लेकिन अब ये मार्केट ओरिएंटेड है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे यूरोप को महंगे प्राइस पर एनर्जी मिल रही है। तो ऐसे में महंगी एनर्जी बाकी सारी चीज़ों के दाम भी बढ़ा देगी। और इतना ही नहीं, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनके पास आने वाली सर्दी में इतना भी पैसा नहीं होगा कि जिससे या तो वो खाना खा ले या फिर वो अपने घरों को गर्म रख लें। क्योंकि देखा जाए तो हर साल यूरोप में जो ठंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है।
ये -10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक चली जाती है। और इस मौसम में अपने घर को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर यूरोपीय लोगों के लिए। और अपने घर को गर्म रखने के लिए ये यूरोपियन देश गैस का इस्तेमाल करती है। और गैस कहाँ से आती है? रशिया से। और इसी चीज़ को देखते हुए यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आंदोलन भी चल रहा है, ईट और हीट के नाम से। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ईट और हीट, ऑल वी वांट इज़ वार्मथ, यानी कि गर्मी चाहिए इनको। और आप इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर है। और इतना ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों के लोग ये मानते हैं कि उनके यहाँ पर महंगाई की वजह से सोशल अनरेस्ट, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ना हो जाए। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, बहुत सारे यहाँ पर देश है, अभी तो फ़िलहाल यूके, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के बारे में बताया गया, जहाँ पर आधे से भी ज़्यादा ये लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक होगी और सोशल इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आने वाले समय में यहाँ पर हो सकता है कि हमें रेवोल्यूशन भी देखने को मिल जाए, यहाँ पर क्रांति हो जाए, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, जिसको कंट्रोल करना इन देशों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस सर्वे में से एक बात भी निकल के आ रही है कि हर 5 में से 1 आदमी अपने सेविंग में से पैसा खर्च कर रहा है, यानी कि अपने लिए उसने जो इमरजेंसी के लिए उसने पैसे बचाए थे, वो इमरजेंसी का पैसा वो अब निकाल कर खर्च कर रहा है। और इतना ही नहीं, 10 में से 1 व्यक्ति अपना एक टाइम का खाना ही छोड़ रहा है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। 10% लोग पूरी तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं वहाँ पर यूरोप में। और अब यूरोप में स्थित जर्मनी की हालत भी एनर्जी क्राइसिस से इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि अब उसने अपने नागरिकों को इस महंगाई में राहत देने के लिए 65 बिलियन यूरो, जो अब डॉलर में भी इतने ही हो जाते हैं, 65 बिलियन डॉलर, तो इतना एड देने का फ़ैसला लिया। यानी कि ये लोग रूस को तबाह करने के लिए रूस पर सैंक्शंस लगा रहे थे, तो अब वही लोग तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं। जबकि अगर हम रूस की तरफ देखें तो रूस ने अभी तक अपने नागरिकों को राहत देने के मकसद से 1 रूबल की भी सहायता नहीं दी है। यानी कि जिन सैंक्शन से रूस के लोगों को सफ़र होना चाहिए था, वो उसका उल्टा हो गया और अब यूरोप के लोग सफ़र कर रहे हैं। और अब ऐसी हालत हो गई है कि पब्लिक अपने आप को कब तक कंट्रोल कर पाएगी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और ऐसा ही चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में हुआ। यहाँ पर 70,000 से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए और अपनी सरकार के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और नेटो के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और डिमांड की कि चेक रिपब्लिक को दूसरों के फटिंग में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार से ये डिमांड भी की जा रही है कि वो रूस के खिलाफ लगाए गए सैंक्शंस को हटाए और सस्ते में रूस की एनर्जी को हासिल करे, ताकि उनके यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंट्रोल में रहे। तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि यूरोप के देश अभी भी इकोनॉमी को बचाने के लिए एड दे रहे हैं, लेकिन सर्दियाँ तो अगले साल भी आएगी और हर साल इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, और क्राइसिस के समय और इसमें पैसा कहाँ से आएगा। मेरी नज़र में तो रूस पर लगाए हुए सैंक्शंस रूस पर तो बिल्कुल भी असर नहीं हुए, बल्कि इसका उल्टा यूरोपियन देशों के साथ ही हो गया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर इसका इस्तेमाल हो गया और यहाँ पर यूरोपियन के जो देश है वो तबाह होने की कगार पर आ गए हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत ही है चेक रिपब्लिक, इसके अलावा बहुत सारे देशों में आने वाले समय में हमें सिविल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा सरकार के खिलाफ। भाई कि रशिया ने तो आपके ऊपर हमला तो नहीं किया ना, तो आपने क्यों सैंक्शंस लगा दिए रूस के ऊपर, उससे सैंक्शन हटाओ और अपने लिए जो है गैस और जो पेट्रोल डीजल है वो सब इंपोर्ट करो। तो ऐसा होने की हालत बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।